नमस्कार, मैं हमीद शेख। भारत सत्ता लाइव में आपका स्वागत है। खेती एक ऐसा क्षेत्र है जिस पे पूरी दुनिया निर्भर करती है। खास करके भारत जैसे देश में 70% से ज़्यादा आबादी खेती और खेती से जुड़े व्यवसायों पर निर्भर करती है। पिछले साल भर से लॉकडाउन का जो कोविड पेंडेमिक शुरू हुआ, जिसके चलते पूरे दुनिया का चक्का जाम हो गया। पूरे दुनिया भर के तमाम बिजनेस जगह पर रुक गए, वो फिर IT सेक्टर हो या फिर कॉरपोरेट सेक्टर हो या फिर सर्विस इंडस्ट्री हो। एक ही इंडस्ट्री ऐसी थी जो आज तक भी चलती जा रही है, जिसे लॉकडाउन नहीं हुआ। वो इंडस्ट्री थी खेती वाली इंडस्ट्री। पर भारत जैसे देश में इतनी बड़ी किसानों की संख्या होने के बावजूद भी किसानों की आत्महत्या की समस्या भी काफ़ी बड़ी है, जिसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न बताए जाते हैं कि किसानों को उनकी खेती उनके माल का सही भाव नहीं मिलता है। इसके वजह से किसान आत्महत्या करते हैं। एक तो यहाँ का जो मौसम है वो अनसर्टेनिटी वाला मौसम है। कभी किसी एरिया में बारिश काफ़ी होता है, कभी किसी एरिया में कुछ भी नहीं होता है। कहीं सूखा होता है तो कहीं गीला दुष्काल रहता है। इसके चलते खेती करने में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उसके बाद भी किसानों को उसकी फसल का दाम उसकी मेहनत आने के मुताबिक नहीं मिलता, जिसके चलते काफ़ी सारी आत्महत्या भारत में किसानों की देखने मिलती हैं साल दर साल। वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी एरिया में आप देख सकते हो। फिर भी कुछ ऐसे किसान होते हैं जो इन तमाम समस्याओं के बावजूद एक अचीवमेंट करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं हाईटेक फार्मिंग के ज़रिए, कुछ अलग टेक्नोलॉजी के ज़रिए ऐसी खेती करते हैं जिसके चलते वो खुद तो काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेते हैं, काफ़ी अच्छा स्टैंड होते हैं, साथ ही में कुछ लोगों को भी स्टैंड करते हैं। ऐसे ही एक किसान से हम मिलने जा रहे हैं जिन्होंने पिछले 7-8 साल में खेती को अलग अलग प्रयोग करके, अलग अलग तरीक़ों से खेती में एक्सपेरिमेंट करके आज काफ़ी अच्छे तरीके से वो फार्मिंग कर रहे हैं। ना कि सिर्फ फार्मिंग कर रहे हैं, काफ़ी सारी लोगों को गाइडलाइन भी दे रहे हैं अलग अलग फसल के बारे में। देश भर के 12-13 स्टेट में किसानों को गाइडलाइन भी करते हैं। आज हम मिलने आए हैं मिस्टर धनंजय राउत इनसे। धनंजय राउत ये लातूर के, महाराष्ट्र के लातूर के पाकर सांगवी नाम का एक गांव है, वहाँ पे खुद की खेती करते हैं, साथ में नर्सरी का बिजनेस करते हैं। इन्होंने पिछले 6-7 साल पहले खेती में आए और उसके बाद उनका वो जो सफ़र है, वो सफ़र से लेके आज तक उन्होंने काफ़ी अच्छा काम खेती में किया है। काफ़ी अलग अलग एक्सपेरिमेंट के बाद एक अच्छे मुकाम पे आज वो खेती कर रहे हैं। इन एक्सपेरिमेंट में काफ़ी सारी असफलताओं के बाद आज वो सफलताओं की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे उनके तमाम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में और हाईटेक खेती किस तरह से की जाती है, और किसानों को या फिर नए जो लोग आते हैं खेती में, जो आज का यूथ है जो खेती की तरफ उतना इंटरेस्टेड नहीं है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपकी सफ़र की शुरुआत कैसी हुई, ये मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। जी नमस्कार, मैं धनंजय राउत। जैसे सर ने मेरा परिचय दिया, मैं पेशे से किसान हूँ, पैदाइशी किसान का बेटा हूँ। इसलिए जो फार्मिंग जो है वो जन्म से ही मेरे साथ आई हुई है। रही हाईटेक फार्मिंग की, तो ये कुछ नई खेती नहीं है सर, ये पुरानी खेती है। इसको करने का तरीका हाईटेक है, यानी नए सिरे से हम कैसे कर सकते हैं। मैं तो ट्रेडिशनल फार्मिंग करता था पिताजी के साथ में। ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं मैं, तो पिताजी के साथ ही खेती में ध्यान देता था। जैसे पहले हम गन्ने की खेती करते थे, सोयाबीन है, फिर अपना फूलों का, सब्जी का बिज़नेस, टमाटर लगाना, ये है। इसमें होता ये है सर, पैसे तो बहुत सारे आते हैं, अगर हम उसका पूरा रिकॉर्ड भी रखते हैं, पैसे बहुत आते हैं, लेकिन बचते बहुत कम हैं। तो जाते कहाँ हैं? एक तो है जो जितनी भी फसल लेते हैं हम, कोई भी ले लो, उस पर जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो कंट्रोल में नहीं है हमारे। और जो कंट्रोल बाकी चीज़ है, जो फसल निकलती है, उसके रेट हमारे हाथ में नहीं है। तो दोनों भी चीज़ें हमारे अनबैलेंस होती है और पैसे जेब में कम रखती हैं। तो मैं 2010-11 से हाईटेक फार्मिंग या अलग तरीके की खेती करना चाहता था। उसमें नई कुछ ऐसी फार्मिंग करूं जिसमें लागत कम हो और पैसे ज़्यादा हो, मेहनत। आज लेबर का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा खेती में है, हर इंडस्ट्री में है, लेकिन खेती में बहुत ज़्यादा है क्योंकि हार्डवर्क यहाँ ज़्यादा है। तो ऐसी कुछ खेती करना चाहता था। जब काफ़ी समय स्टडी करने के बाद मुझे चंदन का फार्मिंग अच्छा लगा। जैसे आपने देखा, मेरा खुद का फार्म भी है, 7-8 एकड़ में मैंने प्लांटेशन भी किया है। तो ये फार्मिंग मुझे अच्छी लगी। इसमें श्योरिटी है और डिमांड इतनी ज़्यादा है ये फसल में कि पैदा करने वाला एक भी नहीं है ये फसल को, और लेने वाले हज़ारों हैं।
जैसे एक चीज़, कोई भी धर्म हो, कोई मज़हब हो, हर धर्म में, हर देश में, हर प्रांत में चंदन की डिमांड होती है। कोई भी धर्म में जाइए, चंदन को पवित्र ही माना जाता है, कोई भी धर्म में, और डिमांड बहुत सारा ज़्यादा है। और हर एक चीज़ में, जैसे मेडिसिनल हो या फिर आपका कॉस्मेटिक में हो, इसमें काफ़ी सारी डिमांड है और प्रोडक्शन बहुत कम है, इसलिए इसमें स्कोप बहुत अच्छा दिखा। लागत बहुत कम है, टाइम पीरियड ज़्यादा है, तो इसमें पैसा ज़्यादा है, इसलिए मैंने ये फार्मिंग करना शुरू की। अब चंदन की फार्मिंग करना तो आसान है, मैंने जैसे बताया, इसको पूरा होने में, ये फार्मिंग पूरी कंप्लीट होने में 15 से 20 साल लगते हैं। जब बड़े किसान होते हैं, 10 एकड़ वाला, 20 एकड़ वाला, वो तो बड़ी आसानी से करता है, लेकिन जो छोटा है फार्मर, जो 1 एकड़ वाला, 2 एकड़ वाला, उसको भी फार्मिंग करना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने बताया, मैं मराठवाड़ा से हूँ, महाराष्ट्र लातूर का हूँ, ये सूखा वाला इलाका है। ऐसे कई सारे हर एक स्टेट में इलाके पड़े होते हैं जो सूखे की चपेट में आते हैं, नुकसान होता है, तो उनके लिए कई सारी चीज़ें करनी ज़रूरी होती है। उसमें एक अच्छी चीज़ करनी होती है कि प्लांटेशन करना ज़रूरी है, पेड़ लगवाना ज़रूरी होता है। तो चंदन को मेरा लेने का वो भी एक रीज़न है, वो वजह है कि आप पैसे के साथ आप नेचर का भी काम कर रहे हो, धरती का भी एक बड़ा काम कर रहे हो, आप पेड़ लगा रहे हो। तो वो 2 एकड़ वाला फार्मर नहीं लगा पा रहा था, तो उसके लिए मैंने पिछले 7-8 सालों में जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो चंदन को आप एफडी के तौर पे आप देख सकते हो। उसके अंदर एक इंटरक्रॉपिंग में आप कई सारे इंटरक्रॉपिंग उसमें कर सकते हैं। जैसे आपका सब्जी वाला हो, आपका ट्रेडिशनल सोयाबीन हो, उड़ीद हो, दालें हो कई सारे, फिर आप मेडिसिनल क्रॉप में जाओ, हर्बल्स प्लांट में जाओ, ब्लैक टर्मरिक जो एक अभी नई वाली फसल है वो कर सकते हो। दूसरा जो मैंने आपको बता दिया कि मुर्गियों का भी, देसी मुर्गियों का भी काफ़ी डिमांड है। अब इतना कोरोना का अभी जो चल रहा है, उसमें भी जो देसी वाला अंडा है और देसी वाला जो मीट है मुर्गी का, उसका काफ़ी डिमांड है, पैसा बन रहा है, तो उसका फार्मिंग भी हम चंदन के साथ कर सकते हैं। बकरी वाला गुड फार्मिंग कर सकते हैं। मिक्स क्रॉपिंग क्या अच्छा ऑप्शन है। हाँ, ये जो आज तक देखिए जो खेती है, जो किसान है, जो घाटे में जा रहा है, वो एक क्रॉप के जरिए जा रहा है। हमारे यहाँ क्या होता है, एक ने सोयाबीन किया तो 400 एकड़ में सोयाबीन ही होएगा, वो नहीं होना चाहिए। आपको मल्टी फार्मिंग होना चाहिए, मल्टी क्रॉप फार्मिंग होना चाहिए, मिक्स पीक पद्धति जिसको बोलते हैं, वो वाली होनी चाहिए। तो ये चंदन में हम कर सकते हैं। गोट फार्मिंग है, गो पालन है, कई सारे अलग अलग फार्मिंग हम इसके साथ करके जो हमारा जो इनकम है वो श्योरली कर सकते हैं। और जो चंदन है हमारा, वो एफडी के तौर पे आ सकता है 20-25 साल में। आप जो बोल रहे हैं कि ये 20-25 साल लगता है, तो इसका बेसिकली प्रोसेस क्या रहता है? मतलब उसका कोई मतलब साइंटिफिक प्रोसेस होगा और उसका नॉलेज उतने पैमाने पे किसानों को मिल सकता है क्या? क्या होता है वो प्रोसेस बेसिकली? जी, आज कोई भी किसान जब हमारे पास आता है तो उसका पहला सवाल होता है कि ये चंदन इतना वैल्यूएबल क्यों है, या फिर इसका खेती करेंगे हम तो इतना इसका पैसा मिलेगा क्या? श्योरली मिलेगा। मैंने कहा कि हर चीज़ में जाता है, अभी तो मेडिसिनल में काफ़ी चीज़ों में जाता है, कॉस्मेटिक में भी जाता है। सर एक देखिए 20 साल या 25 साल पहले देखेंगे तो हर घर में एक सोप होता था, साबुन, जो ऑल फैमिली हम लोग यूज़ करते थे। लेकिन आज ना है ना, मेरा अलग है, मेरे वाइफ का अलग है, बच्चों का अलग है, मेरे पापा का अलग है। मनी चेंज द लाइफ है। हाँ, तो हम उसका ही कैश कर रहे हैं ना सर। तो जब इतनी वैरायटी हो रही है उसमें, तो उसमें डिमांड तो चंदन की बढ़ेगी। परफ्यूम्स इंडस्ट्री बड़ी है। अभी दूसरा जो है सबसे ज़्यादा बड़ा इंडस्ट्री है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। चंदन आज के डेट में 50-60% जो ब्लैक वाला चंदन है वो गुटखा और पान मसाला में जाता है। वो सब वाला तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो काफ़ी सारी डिमांड है। तो इसका जो डिमांड वाला या फिर काम में आने वाला जो पार्ट है उसमें का हार्डवुड है, जो खुशबू वाला जो अंदर लकड़ी होता है, वो कोई परसेंटेज में होता है, कम परसेंटेज होता है, 20%, 50%, 10% के हिसाब में अंदर का लकड़ी होता है। वो गॉड गिफ्ट है, वो नेचुरली प्रोसेस है। उसको कम से कम मैच्योर होने में, यानी एक पेड़ का 50,000 से 1 लाख होने का जो समय है वो 15 से 20 साल का, क्योंकि तब तक उसका जो हार्डवुड है मैच्योर्ड नहीं होता, या फिर वो हार्डवुड में वो खुशबू नहीं आती। वो खुशबू में जो ऑयल का परसेंटेज होता है वो जब तक बढ़ता नहीं तब तक उसका रेट नहीं बढ़ता। इसलिए 15 से 20 साल लगते हैं उसको मैच्योर होने में। बाकी और सारी प्रोसेस हैं उसको, कई सारे जैसे चंदन परजीवी है, उसके साथ होस्ट लगवाने होते हैं, उसका मैनेजमेंट का पार्ट है, वाटर मैनेजमेंट है, प्रोनिंग है, न्यूट्रिशन वाला है, 2-3 पार्ट हैं। लेकिन 15 से 20 साल इसको, उसमें का जो हार्डवुड है, सुगंधी जो खुशबू वाला लकड़ी, वो आने के लिए या काटने के लिए 15 से 20 साल का समय लगता है सर।
ये 15-20 साल जो आप बोल रहे हैं कि 8-10 एकड़ वाला किसान है वो कर सकता है, मतलब जो 1 एकड़ 2 एकड़ वाला किसान है वो उसके लिए तो ये काफ़ी दिक्कत का टाइम होगा ना, 20 साल वो फसल संभालेगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली है, ये हकीकत है। तो मैंने जो कहा कि मैंने 6-7 मॉडल बना रखे हैं मेरे फार्म में अलग अलग। जो 2 एकड़ वाला फार्मर होता है तो उसका डिमांड क्या है, उसका रिक्वायरमेंट क्या होता है कि आपको क्या करना है, कि उसमें सब्जी लेनी है, फल लेने, क्या लेने, तो उस हिसाब से हम उसको मॉडल बना के देते हैं। जो अभी जो हम चंदन लगवाते हैं वो 12 बाई 15 स्क्वायर फीट पे लगवाते हैं, दोनों पेड़ की और रो की दूरी होते। उसी तरह जो फार्मर का रिक्वायरमेंट क्या है और कितने दिनों तक करने वाला है, वो हिसाब से हम उसका स्पेसिंग और एक डिज़ाइन बना के देते हैं। और ये बात मैं यहाँ नोट करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि जो डिज़ाइन हो या भी जो भी नॉलेज है, इसके लिए हमारा जो नर्सरी है या जो हम काम करते हैं उसका कोई पैसा नहीं लेते हैं। वो किसान है, 1 एकड़ वाला हो या 100 एकड़ वाला हो, ये पूरा प्लानिंग है या जो भी प्रोजेक्ट है उसका प्लानिंग पूरा हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देते हैं। ओके। और एक जनरली एकड़ के लिए कितना खर्च आता है और उसमें से कितने पैसे बन सकते हैं 20 साल बाद, एक मोटा मोटी अंदाज बताएंगे? पहले आपने मेरा परिचय देते समय कहा कि नर्सरी में काम करवा रहे हैं। मैं पेशे से किसान हूँ, नर्सरी मेरा कभी भी सपने में नहीं था। लेकिन जब मैं खुद का प्लांटेशन कर रहा था चंदन का, तब चंदन का पौधा 100 रुपये 110 रुपये का आता था। तो मैं तो लगा पाऊँगा, चलो मैंने आधा एकड़ 1 एकड़ लगा लिया था। जो बड़ा किसान है, 10 एकड़ वाला, 20 एकड़ वाला या कोई बिजनेसमैन हो, वो तो कर पाएगा। लेकिन छोटा किसान है तो वो कैसे कर पाए? उसके लिए जो हमने पौधे पहले बनाए तो वो 50 रुपए के बनाए थे, फिर 40 के बनाए, 30 के बनाए। आज के डेट में हमारे पास 10 रुपये से पौधा है। तो कम से कम लागत 5,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये की आ सकती है, जो उस पर खर्चा है। किसान कितना मेहनत करेगा वहाँ पे, उस पर डिपेंड करता है। अगर वो 10 रुपये वाला पौधा लेके जाएगा, 1 एकड़ में 250 पौधे लगते हैं, 2,500 के पौधे लग गए। उसके साथ सहयोगी होस्ट लगते हैं उसके, वो 1,500-2 हज़ार के वो लग गए। तो 5,000 रुपये मोटा मोटी इसमें खर्चा हो सकता है। अगर किसी किसान के पास समय नहीं है, तुरंत लगवाना है, मुझे बड़ा वाला पौधा चाहिए, 30 वाला लगवाना है, 40 वाला, तो खर्चा 12-15 हज़ार तक जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 एकड़ में पूरा खर्चा लगाने के लिए 20,000 रुपये आ सकता है। ये बहुत, जो कि सामान्य आप किसी गन्ने की खेती करो, शुगर कैन की भी फार्मिंग करते हो तो उसमें भी इतनी लागत लगती है। इसमें लागत ज़्यादा नहीं है, खर्चा लगवाने का बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें जो सोचने वाली बात है फार्मर को या सोच विचार करने वाली, वो है ड्यूरेशन। जो टाइम पीरियड है वो अगर वो कर सकता है, उतने दिनों तक अगर ले सकता है, तो खर्चे वाली कोई बात ही नहीं सर। बहुत कम खर्चा आता है सर इसमें। और उसका जो इनकम होता है, अंदाज़ा कहाँ तक हो सकता है पर एकड़? देखो सर, आज कई सारे YouTube पे वीडियो हैं, कई सारे लोगों ने किसानों को गुमराह कर रखा है कि कोई कहता है 1 एकड़ में 20 करोड़ होते हैं, कोई बोलता है 15 करोड़ होते हैं, कोई 5 करोड़ होता है। सर कम से कम ये खेती में 50 लाख से 1 करोड़ रुपए हो सकते हैं, कम से कम 50 लाख। श्योरली आपका कितना भी चंदन कम आ जाए, कितनी भी पेड़ की जो ग्रोथ है कम हो जाए, कम से कम हो गए, कुछ कमज़ोर पेड़ हो जाए, कुछ कट जाए, कुछ चोरी हो जाए, या फिर कुछ नेचुरली डेथ, अंदर का वुड जो भरेगा वो उसका प्राइस रहेगा जी, जितना भी किलो होगा जी। आज के डेट में इसका जो प्राइस है 4,000-5,000 रुपये पर केजी है। और एक हार्डवुड में, एक पेड़ में हार्डवुड 10 केजी के आसपास निकलता है। मतलब 20 साल बाद जो पेड़ तैयार होगा, एक पेड़ कम ज़्यादा 20 किलो का रहेगा, 10 किलो का रहेगा, 5,000 का उसका रेट रहेगा। वो मिलाते हैं तो 50,000 रुपये एक पेड़ देगा। ये आज का रेट है सर। ओके। तो 20 साल बाद ये कुछ भी हो सकता है, प्लस ही होगा सर। आप अगर सैंडलवुड में जाएंगे, चंदन का आप पूरा अगर अलग देखेंगे, उसमें जो भी आंकड़ा है उसका, तो हर 3 साल 2 साल 4 साल में चंदन बढ़ ही रहा है। मैंने जैसे कहा कि डिमांड बढ़ रही है तो रेट बढ़ेगा ही उसमें। तो मतलब कि एक घाटे की खेती नहीं है 20 साल बाद भी, एक एवरेज अगर निकाला जाए? नहीं सर, देखिए घाटे की तो कोई भी खेती नहीं होती है। जहाँ घाटा होता है वहाँ नॉलेज कम होता है, वो किसान को जो है ना नॉलेज कम होता है। नेचर जो है या धरती है या जो भी है, वो किसान का बुरा नहीं चाहेगा। गड़बड़ी उसने कहीं ना कहीं हो, अभी देखो बारिश हो रही है ज़्यादा, ये तो बाय फॉल्ट होता ही है। लेकिन चंदन में ऐसा नहीं, एक बार सूखा हो जाए, बारिश हो जाए, तो इसमें ज़्यादा घाटे वाला तो कोई मसला है ही नहीं। मैंने जो 2-3 तरीके से मैंने आपको बताया कि अलग अलग फार्मिंग आप इसमें करते हो, तो घाटे वाला इसमें सवाल ही नहीं है। इसमें आम के आम और गुठलियों के दाम बोलते हैं, वैसे ही फार्मिंग। साथ में इसके लिए कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस वगैरह कुछ होते हैं?
बहुत ज़रूरी है और अच्छा सवाल पूछा आपने। बहुत सारे लोगों के मन में या किसानों के मन में डर होता है कि चंदन की खेती करेंगे तो कहीं हमें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। वो वीरप्पन का काफ़ी डर है। वीरप्पन का ये नाम है, कई सारे मसले होते हैं। चंदन लगवाने के लिए कोई भी आपको लीगली प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, कोई एनओसी नहीं लेनी होती है या फिर किसी को इंटीमेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप नॉर्मली खेती करते हो, जैसे अमरूद की करो, आम की करो, अनार की करो, ऐसी जैसी की खेती करते हो वैसे आप चंदन की भी खेती कर सकते हो, उसके लिए कोई आपको ज़रूरी नहीं होता। हाँ, चंदन को जब काटना होता है, बेचना होता है, तब उसके लिए एक एनओसी की ज़रूरत होती है। उसमें आज के डेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनओसी दे सकता है, उसको आपका मैजिस्ट्रेट दे सकता है, कलेक्टर दे सकता है, तहसीलदार दे सकता है। और हम जो मांग कर रहे हैं अभी कि ये 3 लोगों के अलावा भी जो तलाटी होता है हमारा और ग्राम सेवक जो होता है, जो गांव का ग्राम पंचायत का, उन लोगों को भी आप अथॉरिटी दे दो कि पेड़ मैच्योर हो जाए तो उसका एनओसी दे दो, आप काट दो। बाकी कुछ इसमें ज़्यादा ये नहीं है। जो हमारा महाराष्ट्र का फॉरेस्ट एक्ट है, हर एक स्टेट का अलग अलग एक्ट है। हमारे जैसे 1961 1962 जो फॉरेस्ट एक्ट है उसमें कई सारी प्रजातियों को डाला है, जैसे बरगद हो, नीम हो, पीपल हो, चंदन हो, आम हो। ये पेड़ को आप बगैर परमिशन काट नहीं सकते हो। तो चंदन के लिए कोई अलग एक्ट बना नहीं है। ओके। तो पेड़ काटना वैसे ही क्राइम है। हाँ, वैसे ही ये उसी में सब चंदन भी आता है, इसलिए इसके लिए कोई कानूनी अलग सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली है उसमें। बस इसमें एक ज़रूरी है, जब किसान लगाता है पेड़ तो 2-2.5 साल बाद इसका जो एंट्री होता है 7/12 में तो उसमें एक एंट्री करवा लेना चाहिए। उसमें जो लोकल अथॉरिटीज़ होती है वहाँ इंटीमेशन देना ज़रूरी है कि हमने चंदन लगाया है। नहीं, इंटीमेशन नहीं, बस वो हमारा जो ओनर है, जो हमारा मालकी हक बोलते हैं उसको, वो 7/12 पे पेड़ रहेगा तो ही हमारा मालकी हक है। फिर उसका इंश्योरेंस लेना हो या फिर आपको बेचने के लिए एनओसी निकालना हो तो 7/12 के ज़रिए ही वो सब आपको पूरा प्रोसीजर करना होता है। हाँ, मतलब ये ज़मीन पे चंदन लगा है इस टाइप का कुछ है। ओके, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा। जैसे आपने अभी सब सारी चीज़ें बताई, इसका लीगल कॉम्प्लिकेशंस, इनकम का वगैरह, जनरली अभी इसका जो मार्केट रहता है, जैसा हर फसल का मार्केट लोकल मंडी होती है, तो चंदन का मार्केट बेसिकली कौन सा मार्केट है? प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, क्या चीज़ है? जी, चंदन का मार्केट गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। गवर्नमेंट की कई सारी कंपनियां हैं जो बायबैक एग्रीमेंट भी करती हैं। तो किसानों के लिए ये तो कोई एपीएमसी या फिर कोई मंडी वाला मार्केट नहीं है। गवर्नमेंट कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, ये बायबैक एग्रीमेंट थ्रू लेती हैं। मार्केट के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं किसानों को। मार्केट श्योरली है और अच्छा है और वेटिंग वाला है। आप अगर बोलोगे मेरे पास 10 लकड़ी है तो 20 लोग आएंगे, मुझे दे दो, मुझे दे दो। मार्केट का कोई इसमें इशू नहीं है सर। जी, चंदन के अलावा सर आप काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हो और अब लॉकडाउन की वजह से एक क्रेज़ ऐसा दिख रहा है कि वापस लोग खेती की तरफ ज़्यादा आएंगे, ऐसे लग रहा है। तो चंदन के अलावा और क्या कर सकते हैं जो कम खर्चे में हो और अच्छा पैसा भी बना के दे सकते हैं, ऐसा कुछ और क्या बताएंगे? जी सर, जो आपने पहले भी कहा कि एग्रीकल्चर वो इंडस्ट्री है जो कि कभी बंद नहीं होगी। अगर जिस दिन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बंद होगी तो मेरे ख्याल से दुनिया ही बंद हो जाएगी। एग्रीकल्चर फील्ड में, ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्कोप है और यूथ को इसको आने की ज़रूरत है। नॉलेजेबल पर्सन को इसकी ज़रूरत है। जो ट्रेडिशनल फार्मर है उनका अभी दिन गया है,
क्योंकि आज का ज़माना जो है एक क्लिक वाला ज़माना है, एक क्लिक पे ज़माना आ गया है। तो यहाँ पे जो यूथ है हमारा, जो खेती की तरफ आता नहीं, बागबानी पे ध्यान नहीं है, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड है, कई सारी चीज़ें। लेकिन जो आप अदर इंडस्ट्री में जाते हो ना, उससे ज़्यादा स्कोप इसमें है, उससे ज़्यादा इसमें पैसा है। बस आपको थोड़ा नॉलेज की ज़रूरत है। नॉलेज लेकर आप इधर आ जाओ। चंदन ही नहीं, आप कोई भी फार्मिंग कर लो, आप फ्रूट वाली करो, बागबानी करो, आपका वेजिटेबल करो, फूलों वाला करो, कोई भी करो, बस नॉलेजेबल होना चाहिए। हर रीज़न के हिसाब से अलग अलग फार्मिंग करनी चाहिए, उसका पूरा नॉलेज लेके। जैसे हमारा है यहाँ पे मराठवाड़ा में, कोई भी आप फार्मिंग नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कभी ख़त्म नहीं होने वाली सीताफल वाली फार्मिंग है, कस्टर्ड एप्पल की, वो अच्छी होती है। दूसरा अमरूद, पेरू, जाम की फार्मिंग होती है यहाँ, चंदन की होती है। हर रीज़न के हिसाब से कोई भी फार्मिंग वो हिसाब से उनको करना ज़रूरी है। और दूसरा, अभी ये कोविड के वजह से आपको जो मेडिसिनल वाली फार्मिंग है उसको बहुत बड़ा स्कोप है। आने वाले दिनों में हर आदमी हर्बल की तरफ, आयुर्वेद की तरफ पड़ेगा। तो अश्वगंधा हो, शतावरी हो, कई सारी चीज़ें उसमें किसानों को आना चाहिए। मैं फिर एक बार कहूँगा कि यूथ को आना इधर ज़रूरी है। इतना बड़ा स्कोप है कि आप सोच नहीं सकते हो। नॉलेजेबल पर्सन हो, जानकारी लेने वाला हो, इंटरेस्टिंग फील्ड है ये। तो स्कोप अच्छा है, अलग अलग है। आप गोट फार्मिंग करो, मुर्गी वाला, देसी वाला फार्मिंग करो, हर्बल वाला फार्मिंग करो, मेडिसिनल वाला करो, कॉस्मेटिक वाला, कई सारे इसमें स्कोप है। बस उसका नॉलेज ले लो आप और इसमें आ जाओ। बड़ी डिमांड है इसमें जो कभी ख़त्म नहीं होगी। अभी हमने जिनसे बात की वो थे धनंजय राउत, जो काफ़ी सालों से खेती में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आज काफ़ी अच्छा खासा वो खेती में सेट हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि यूथ ने इस फील्ड में आना चाहिए कि और इस फील्ड में काफ़ी सारा स्कोप है। आप जीन्स पैंट टी शर्ट पहन के भी खेती कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। और खेती आपको वो प्रतिष्ठा भी दे सकती है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर उसका नॉलेज लेके, प्रॉपर उसका गाइडलाइन लेके और एक सिस्टम से आपको काम करना चाहिए, हाईटेक तरीके से आपको काम करना चाहिए। तब जाके खेती आपके लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद रहेगी और ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला क्षेत्र है। इसलिए इसमें स्कोप जो है हमेशा बरकरार रहेगा। बस ज़रूरत है आपको खुद को प्रिपेयर करने की, एक नॉलेज लेने की और उसका एक साइंटिफिक तरीके से खेती करने की। इसी तरह के तमाम टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।